वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं कि 9/11 पे से पाकिस्तान की इकॉनमी पे और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे क्या असरात हुए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। जनरल साहब, आपके मुताबिक इस वक्त तालिबान का क्या स्टेटस है? हैव वी बीन एबल टू ब्रेक द बैकबोन इन स्वात? जी जो स्वात के तालिबान थे काफ़ी हद तक उनको ऑर्गेनाइज जो रेजिस्टेंस था ख़त्म हो गया है जी जी। और उनके वो छोटे पैनी पैकेज पे तकसीम हो गए हैं और उसमें फ़ौज भी उनको चेस कर रही है, सराउंड कर रही है जी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग स्वात में जिन्होंने इनके हाथों सफ़र किया था जी जी। और जो इनके हाथों यरगमाल बन गए थे और जिनकी वजह से उनको अपने घर बाहर छोड़ने पड़े थे, वो फौज की बहुत मदद कर रहे हैं और वो भी हिम्मत पकड़ रहे हैं कि ऐसे तालिबान के पीछे जाएं। एक मिनट जनरल साहब, यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब शेरपाव साहब, जो कि साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरपाव साहब। वालेकुम अस्सलाम। शेरपाव साहब, पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी है, तो हम इसको कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं? 9/11 के बाद तो एक ड्रामेटिक चेंज आया जो कि जिससे हमारी सिर्फ रहन सहन, हमारी सोच, हमारी सियासत, हर एक चीज़ तब्दील हो गई है। और अब तो उस वक़्त अगर क्लैशनकॉफ कल्चर आया था तो अभी सुसाइड बॉम्बिंग का ये सिलसिला पाकिस्तान में शुरू है और हमारे जो पुख्तूनों का जो करैक्टर है और कल्चर है वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये सूरत हाल से पाकिस्तान दो चार है और ये मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया इसको उस लिहाज से समझ नहीं पा रही कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और हम किस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। शेरपाव साहब, आप इंटीरियर मिनिस्टर रह चुके हैं मुशर्रफ दौर में और उसके आगाज़ में जनरल साहब आप थे। अब आपसे मैं शुरू करती हूँ कि मुझे बताएं कि आपकी और इनके टेन्योर में पॉलिसी डिफरेंसेस क्या थे एज फार एज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इज कंसर्न्ड? देखिए, हमारा तकरीबन 1.5 साल तो 9/11 से पहले का है जी। तो वो तो निस्बतन पीसफुल दौर था, पाकिस्तान के अपने मसाइल थे जी। और दुनिया तालिबान के इतना खिलाफ नहीं हुई थी जो 9/11 के बाद हो गई। और जब वहाँ फिजिकल अटैक हो गया और अमेरिकन ने बॉम्बिंग शुरू कर दी तो बहुत सारे मसाइल अफगान महाजिर ने खड़े कर दिए और इस्लाम पसंद कुव्वतों ने यहाँ शुरू कर दिए जी। लेकिन बहरहाल हमने उन पर काबू पाने में कामयाब रहे। जी। सुइसाइड बॉम्बिंग का कल्चर मेरे टनोर के आखिर में पहली दफ़ा शुरू हुआ कि इस्लामाबाद चर्च में हो गया, फिर टेक्सला चर्च में हो गया। वो कल्चर नहीं था। शेरपाव साहब के ज़माने में तो बेइंतहा मसाले इनको फेस करने पड़े क्योंकि ये कल्चर जोर पकड़ गया और ये जो हमारे तालिबान थे उन्होंने रिटेलिएट करना शुरू किया। ये अफगानिस्तान भी जाते थे, पाकिस्तान में भी फाटक के अंदर बहुत से मसले उठ खड़े हुए। तो इनका दौर में तो बहुत इनको मुश्किलात पेश आई बिकॉज इनके ज़माने में चैलेंज बहुत बढ़ गया था। शेरपाव साहब, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि ये चर्चेस से मस्जिद तक सुसाइड बॉम्बिंग कैसे पहुंच गई? आयला, मेरा ख्याल है कि जो लोग ये कर रहे हैं वो इसका तमीज़ नहीं कर रहे कि भाई ये चर्च है या मस्जिद है या कोई और जगह है। वो तो टेरर क्रिएट करने के लिए और ये रिटेलिएशन में ये किया जा रहा है। वो तो ये चाहते हैं कि मैक्सिमम टेरर जहाँ पर क्रिएट किया जा सके और उसमें ज़्यादातर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज पे, हाई प्रोफाइल टारगेट्स पे, हाई प्रोफाइल सेंसिटिव बिल्डिंग्स पे और उसमें ये होते होते मस्जिदों तक भी ये बात पहुंच गई। जनरल साहब, यहाँ मैं आपसे पूछूंगी कि जब आप लोग इनिशियली आए तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज वगैरह को ये मालूमात थी कि यहाँ पे अलकायदा का, उस वक्त अलकायदा इनका नाम नहीं था, लेकिन मिलिटेंट्स का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमारे फाटा एरिया? देखिए, ये जो लोग हैं ये 24-25 हज़ार अरब्स थे और मुसलमान ममालिक दूसरे जो थे उनके लोग लाए गए थे जिन्होंने होली वॉर में अगेंस्ट सोवियत हिस्सा लिया। ये वही लोग हैं? ये वही लोग हैं। ये जो उनको कह दीजिए दे आर द फोर फादर्स ऑफ अलकायदा, आप यूं कह सकती हैं। ठीक है। अब जब ये ख़त्म हो गया और वहाँ सिविल वॉर शुरू हो गई आपस में 9 फैक्शंस की, उसमें कुछ लोग इस तरफ चले गए, कुछ लोग दूसरी पार्टी की तरफ चले गए। जब 9-10 साल में सिविल वॉर ख़त्म हुई तो दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मेरी मुल्ला उमर से 3 मुलाकातें हुई 9/11 से पहले और एक मुलाकात में मैंने उनसे ये बात उठाई। मैंने कहा दुनिया ये कहती है कि यहाँ पर जो बहुत सारे अरब्स आए थे और मुसलमान दूसरे मुल्कों से लाए गए थे वो यहाँ पर अभी बहुत उनकी वजह से परेशानी है, तो इनको वापस क्यों नहीं निकाल देते यहाँ से? ये अपने मुल्कों को जब जाते हैं, कोई इजिप्ट जाता है या कहीं जाता है
تو ان کو لوگ وہاں ویلکم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ویٹرنز، وار ویٹرنز ہیں، یہ ہمارے ریجیمز کو ڈیسٹیبلائز کریں گے، بالکل ان کو گولی مار دی جاتی ہے ہاں جی. تو میں نے کہا یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بہت صحیح ہے، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو کنسرن ہے اس کو کوئی نارمز بھی تو ہے نا، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کو بولو کہ بھئی دیکھو جنگ ختم ہو چکی، ابھی یہاں طالبان کی حکومت ہے، آپ آرام سے ٹھہریے، یا انٹرنیشنل لا فالو کیجئے، ٹریننگ کیمپ کو بند کیجئے، اپنی شادیاں اپنی کی ہیں، بچے پالیے، ان کو ایجوکیٹ کیجئے، بی ریسپانسبل سٹیزنز. یہاں جی شیرپاز صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ آلدو یہ جو 9/11 کا واقعہ تھا اس میں کوئی پاکستانی، افغان یا عراقی انوالوڈ نہیں تھا، لیکن ساری فال بیک انہی تینوں کنٹریز پہ آئے. سو واٹ ڈو یو تھنک کیا وجہ تھی اس کی؟ یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ 9/11 کے واقعہ میں کوئی پاکستانی انوالو نہیں تھا، لیکن چونکہ اس کی ذمہ داری اسامہ نے قبول کی اور اسامہ افغانستان میں تھے، اور امریکن یہ سمجھتے تھے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو ٹرائبل ٹیریٹری ہے اسی میں وہ اس لحاظ سے وہ موو کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے پاکستان کو انہوں نے یہ کہا کہ بھئی آپ اس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں یا دوسری سائٹ پہ ہیں، اور جنرل پرویز مشرف کو مجبوراً ساتھ دینا پڑا اور کہا کہ جی ہم وار آن ٹیرر میں ورلڈ کمیونٹی کے ساتھ ہیں. شیرپاز صاحب آپ تو بعد میں وہ افغان جرگہ میں بھی گئے ہیں ایوری تھنگ، خیر اب تو سچویشن ڈفرینٹ ہے، لیکن پہلے جو طالبانز کی حکومت تھی اور ویسے بھی ابھی بھی جو طالبانز کی لیڈرشپ ہے، ڈو یو تھنک ان میں اتنی ویژن اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ 9/11 جیسا واقعہ they can arrange all that in the US؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ طالبان میں یہ وہ ہے کیپیبلٹی ہے، لیکن جو جس کو ابھی القاعدہ کہتے ہیں، جو عربز تھے اور خاص کر اسامہ بن لادن اور اس کے جو کلوز ایسوسیٹس تھے، تو ان کی جو کانٹیکٹس تھے اور ان میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لحاظ سے وہ کیپیبلٹی اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا. تھینک یو سو مچ شیرپاز صاحب فار بینگ ود اس ہیئر ٹوڈے. یہاں پہ ہم لیں گے ایک بریک کے بعد بات کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.